नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में जो हम लोग कहानियाँ पढ़ रहे थे, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है, कितनी कहानियाँ हैं? 21 कहानियाँ हैं। तो उन्हीं कहानियों को हम पढ़ रहे थे। पिछले सत्र में हमने राजा निर्वसिया की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने। उसके बाद राजा निर्वसिया जो थी हमारी कहानी 2 भागों में संपूर्ण हो पाई थी, क्योंकि फर्स्ट भाग में थोड़ा इमरजेंसी आने के कारण मुझे सत्र को बंद करना पड़ा। तो आज हम करेंगे पिता कहानी। पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन इसके लेखक हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? पिता कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1965। क्या है? 1965। पिता कहानी जो है, अगर इसका एक लाइन और एक शब्द में, एक पॉइंट में दिखाई जाए पूरी कहानी, तो क्या होगा कि इसमें जो पुरानी पीढ़ी के पिता और आधुनिक पीढ़ी के बेटे के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। इस कहानी में बदलती हुई मानसिकता को दिखाया गया है और यह कहानी उस पिता की है जो अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ नहीं चल पा रहा है। तो ये है पिता कहानी की मुख्य बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र को। आज के सत्र का हमारा पहली लाइन है कि उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। क्या? आधे पल के लिए बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया कि आ गए और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। आदि घनश्याम नगर। याद रखना, पिता कहानी में किस शहर का वर्णन हुआ है? घनश्याम नगर का। के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यों उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। उसके बाद आज जो थी वो बेहद गर्मी है। क्या है कि आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई। बदहवशी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा लगा कि नींद लगते लगते टूट गई, यानी नींद आते आते चली गई। जैसे जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यो लगी अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली और पंखे की हवा बहुत गर्म थी। वह पुराना होने की वजह से चिढ़ती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं है। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे।
उन्होंने डॉक्टर उस बिल्ली का रोना चुप कराया। डांट कर उस बिल्ली का, जो बिल्ली थी वो रो रही थी, तो उसका रोना चुप कराया पिताजी ने, जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। फिर जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन उसे उस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदलीं, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झड़ने लगे, यानी करने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहाँ हाथ की उंगलियां दिक्कतें से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। ये बात कौन कहता है? पिता कहते हैं। ये लाइन पूछी गई है एग्जाम में। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध ना लग सके। सेंध वेंध यानी कोई चोर आके चोरी ना कर सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा कि अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पैड स्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे, लेकिन पिता की रात जो है वो कष्ट में ही गुजर रही है, ये बेटा सोचता है। लेकिन गजब यहाँ नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता ही नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। तो वो बेटा सोचता है कि पिताजी के आगे किसी की चलेगी नहीं। उसके बाद आज तक किसी ने पिता को बांस बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दतून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती की लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का
मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके लिए साबड़ लगवाने से पिता उसके द्वारा साबड़ लगवाने से बहुत खुश होंगे पिताजी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन में काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए बात को। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्कुटें, महंगे फल पिताजी जो थे कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी आम बट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों के द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाने और दिल्ली एम्पियोरिस से बढ़िया धोतियां मंगवाकर उन्हें पहनने का उत्सुक रखते। देखो, कुल्लू का सेब और दिल्ली एम्पियम की धोती आती थी पिता के लिए, लेकिन वो अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे। सुखी बच्चे भी अब गाहें बगाहें मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। उसके बाद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ ही गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चुक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ की कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। कुत्तों को क्या किया? हड़काया। उसे बहुत खीज हुई क्योंकि बेटा जो था उसे इन चीज़ों से चिढ़ होती थी। कई बार कहा कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है, लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता है। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, 1.5 जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगवा लेते हैं। सभा सोसाइटी में भी यही पहनकर चले जाते हैं। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए ब्यारा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए। मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खिंचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह देते हैं। उल्टे उन्हें घर वाले घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब खिजे हार खिसियाते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता। विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। देखो क्या पढ़ते हैं? गीता। उसके बाद होता हमेशा यही है कि सब
मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर से वही व्यंग पिताजी पे करने लगते हैं, क्योंकि पिताजी इस तरह से रहते हैं और बच्चों को नहीं सुहाता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं, लोग जो है मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वहाँ सोचने लगा कि भूख के सामने खाते समय होने वाली व्यवस्था सरीकी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंप्रति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा कि कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकी, यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात भूल नहीं रहा था। पिछड़े जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बहुत मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलवाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपको नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिलेगा, मेरा परिचित भी है। किसने कहा? सुधीर ने। लेकिन पिता इस बात पे क्या बोलते हैं? इस बात पर पिता ने काफी हिराकत उगली। वहाँ चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही कम्युनिटी शिल्प मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम करवाते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ता और श्यामनगर के हाल एडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन उसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं। उसके बाद उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्च करना नहीं है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम जो था वो बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। उसके बाद वह खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद दुख घुटती हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही थी। इसे कुछ पता ही नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से यह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यात्रावत नियमवत। कौन से? रामायण और गीता। कितने वर्षों से? 35 वर्षों से अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगता है। किसका? सुधीर का। उसने तपक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकलान करना शुरू कर दे।
देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़कर भी जगता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसके बाद उसने तय किया क्या कि वह देवा के बारे में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ आगे जो है कि पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से वह नुकसान हो सकता है। उसको लगा कि पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर वह पसीना चूहू चूहू आया। खुद को छुरा भोंक देने से वह यह दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पार्श्विक हो जाने पर का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वहाँ रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल जो हैं वो कौन है? पिता हैं। उसके बाद उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अवकात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी थी। सबको यह बड़ा अस्कामित कि कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी हुई कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय भी भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलवाड़ तबीयत के यहाँ है। यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकराकर हम सब निहायत फिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोको शोर से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रैंड ट्रक पर से होकर घूमनगंज, देखो कहाँ का नाम आया है, घूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़े की टापें, ना झगड़ते कुत्ते भौंक भौंक, बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का अभाव कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी।
घड़ी टंटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। उसके बाद कि शायद पिता औग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट जो है, चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अध सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से परास्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। उसे समय उपरांत एकाक उचक कर बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरों को घूरा। यहाँ की उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई, शायद पसीने से भीगी। मुंह से बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहता है। आंगन से पानी पीकर लौटते समय इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी कफूर हो गई। पिता सोए नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जागे, पता नहीं। अभी भी उन्हें हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली और ऐसा उन्होंने कोई दाब कर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठते कहा, शायद इन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़ कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वहीं सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया को बांध तार कर रहे, यानी पानी डाल रहे थे। गर्मी का मौसम था, इसी वजह से। सुराही से खाट तक, खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निरखी खटिया पर लेट गए। तड़का होने के बाद पता नहीं कितनी देर थी, थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरा कर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी सी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे जो थे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया और अंदर हवा वैसी ली कि लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे के स्तंभ है, पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए कुछ सोचने लगा, अब पिता जो है निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। ये थी पिता कहानी के संपूर्ण। एक बात जो है इसमें कि पिता के आगे किसी की नहीं चलती, ये तो बात सही है बिल्कुल रियल लाइफ में भी। और ये कहानी है वो भी कि पिता के आगे किसी की भी नहीं चलती, अगर पिता जो कहते हैं वही करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।